हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लक्ष्मण सिंह और आप मेरे साथ सीख रहे हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर और जोर दीजिए। इंग्लिश की बात करें तो जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को सीखने का प्रयास नहीं करते, केवल रट्टा मारने का प्रयास करते हैं, उनका ये मानना रहता है कि इंग्लिश तो सब्जेक्ट ही बेवफा, रात को पढ़ा सुबह सफ़ा। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्लियर करते हैं, अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उनका ये मानना होता है कि इंग्लिश से करो वफा, आपके सारे टेंशन्स कर देगा दफ़ा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी हो, सीडीए हो, एनडीए हो, बैंकिंग के अदर कोई एग्ज़ाम्स हों, सभी में हम जानते हैं कि इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके प्रति आप एक डीप अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। इसे कंडीशनल्स भी हम बोल सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही वर्ड कंडीशनल सेंटेंस हमारे माइंड को हिट करता है, एक और वर्ड हमारे माइंड में आता है और वो वर्ड है इफ़। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेज हैं वो किस वर्ड पर बेस्ड होते हैं? इफ़ पर बेस्ड होते हैं। रियल जो डेफिनेशन होती है कंडीशनल सेंटेंसेज की, वो होती है कंडीशनल सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स डिस्कसिंग नॉन फैक्टर्स एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स। इसका मतलब ये भी अदर जो सेंटेंसेज होते हैं उनकी तरह स्टेटमेंट्स ही होते हैं, लेकिन इनमें हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं और उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन का क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या आउटकम हो सकता है, उसे भी हम साथ में एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट है जिसमें हम किसी नॉन फैक्टर को या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं और साथ ही साथ उसका रिजल्ट या आउटकम भी हम एक्सप्रेस करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो वो होता है जिसमें हम कोई सिचुएशन, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसे एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरा पार्ट वो हो गया जिसमें हम उसके रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट्स हो गए। एक पार्ट तो हो गया पॉसिबल सिचुएशन का, जो सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं या जिस सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट है वो हो गया उस सिचुएशन का रिजल्ट क्या आना है, आउटकम क्या आना है वो। इस तरह कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, पॉसिबल सिचुएशन एंड प्रोबेबल रिजल्ट। अब कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार दिखाई देता है? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इफ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें जो ये इफ वाला पार्ट है, ये एक पॉसिबल सिचुएशन है कि यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं, ये क्या हो गई अपने लिए? पॉसिबल सिचुएशन। जिसके बारे में हमने सोचा है, इमेजिनेशन किया है कि यदि मैं एक लॉटरी जीत जाऊं तो जीतने का जो रिजल्ट है, उस सिचुएशन का जो रिजल्ट है वो यहां पर है। तो फिर मैं क्या करूंगा? ये हो गया आपका प्रोबेबल रिजल्ट। तो यदि मैं एक लॉटरी जीत जाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं दुनिया में चारों ओर ट्रैवल करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। तो ये सिचुएशन है, ये हमारा इमेजिनेशन है कि यदि मैं लॉटरी जीत जाऊं तो फिर मैं क्या करूंगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा, ट्रैवल करूंगा। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए हमारे पास, पॉसिबल सिचुएशन, प्रोबेबल रिजल्ट। अब ये जो पार्ट है, इसका जो मेन वर्ड है वो है इफ। कौन सा वर्ड है? इफ। और इसीलिए इसे हम कहेंगे इफ क्लोज। क्लोज तो आप सभी जानते ही होंगे। क्लोज किसी सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर क्या बना हुआ है? एक क्लोज। और इसका जो मेन वर्ड है वो कौन है? इफ। तो हम इसे इफ क्लोज कह सकते हैं। दूसरा, इसका यदि हम मीनिंग कन्वे करना चाहें तो इनकम्प्लीट रहता है। यदि मैं एक लॉटरी जीत जाऊं, आगे क्या होगा? आगे का सेंटेंस है नहीं इसके साथ।
तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। और जो इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करने वाले क्लोजेज हैं वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेट क्लोजेज। तो रियल में तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, किंतु इसका मेन वर्ड इफ होने के कारण ये इफ क्लोज है। अब ये जो इफ क्लोज है, इसको यदि अपना मीनिंग कंप्लीट करना है तो इसे इस क्लोज पर डिपेंड करना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। ये भी अपने आप में क्लोज है, लेकिन ये कौन सा क्लोज है? मेन क्लोज। जो क्लोज अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर सकता है वो कौन सा क्लोज होता है? मेन क्लोज। तो इस सबऑर्डिनेट क्लोज को अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? मेन क्लोज पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और इफ जो है ये इसका मेन वर्ड है, इसलिए हम इसे इफ क्लोज भी कह सकते हैं। इफ कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है। ये कंजंक्शन है। इफ क्या है? एक कंजंक्शन है, और ये है कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। तो इसीलिए इस सेंटेंस में कंडीशन आई है। तो ये तो बात हो गई कंडीशनल सेंटेंस किस प्रकार का होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज। इसे हम इफ क्लोज भी कह सकते हैं क्योंकि इसका मेन जो वर्ड है वो इफ होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, कन्वे करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किस पर डिपेंड रहता है? मेन क्लोज पर डिपेंड रहता है। सबऑर्डिनेट क्लोज या इफ क्लोज में हम हमेशा किसको एक्सप्रेस करते हैं? पॉसिबल सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। जबकि मेन क्लोज में हम हमेशा किसे एक्सप्रेस करते हैं? जो प्रोबेबल रिजल्ट है उस सिचुएशन का, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। ये तो बात हुई कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। अब चलते हैं कंडीशनल्स कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली इंग्लिश में ये पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा भी, और हम भी काफ़ी सारी बुक्स में पढ़ते हैं, सीखते हैं कि एक जीरो कंडीशनल्स होते हैं, एक फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं, एक सेकंड कंडीशनल्स होते हैं और एक थर्ड कंडीशनल्स होते हैं, और कुछ तो ये भी मानते हैं कि फोर्थ कंडीशनल्स भी होते हैं। लेकिन इंग्लिश में जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, न तो कोई जीरो कंडीशनल्स होते हैं, न ही कोई फर्स्ट कंडीशनल्स होते हैं। इनको हम इस तरह से डिवाइड करके पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे। इंग्लिश में कंडीशनल्स जो हैं मेनली तीन ही टाइप के होते हैं, जिनमें ओपन और रियलिस्टिक और प्रोबेबल कंडीशनल्स होते हैं। नंबर 2 अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल कंडीशनल्स होते हैं। और नंबर 3 अनरियलिस्टिक और इम्पॉसिबल कंडीशनल्स होते हैं। इनके अलावा ये जीरो कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, ये जो कंडीशनल्स हैं ये नहीं होते। ये हमने टर्म बना ली है अपने बेसिस पे, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, जीरो का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज है वो तीन टाइप के होते हैं, यानी तीन तरह के कंडीशनल्स हैं। उनमें से पहले कंडीशनल्स हैं ओपन कंडीशनल्स। इनको हम एक और नाम से जानते हैं प्रोबेबल कंडीशनल्स, और हम इन्हें एक और नाम से जान सकते हैं रियलिस्टिक कंडीशनल्स। ओपन, प्रोबेबल और रियलिस्टिक। अब ये कौन से कंडीशनल्स होते हैं समझते हैं, चलिए इनको। मैं कहूं इफ ही runs fast, he will win the race। एक सेंटेंस है if he runs fast he will win the race। इसका मतलब यदि वह तेज दौड़ेगा तो वह जीत जाएगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसके भी दो पार्ट ही हैं। ये जो पार्ट है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? कंडीशन को। अच्छा, यदि वह दौड़ करेगा, तेज दौड़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? दौड़ जीत जाएगा। ये आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हम जो ये कंडीशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये कंडीशन जो है वो प्रेजेंट की है। किसकी है? प्रेजेंट की। भाई यदि वह अभी तेज दौड़ेगा तो थोड़े ही क्षणों बाद वो दौड़ जीत जाएगा। या फिर हम इसे फ्यूचर की भी मान सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि ओपन कंडीशंस या ओपन कंडीशनल्स में जो कंडीशंस आती हैं वो प्रेजेंट की या फ्यूचर की होती हैं, और प्रेजेंट या फ्यूचर की जो भी चीज होगी वो रियल होगी, रियलिस्टिक होगी। प्रेजेंट या फ्यूचर की जो भी चीज होगी वो रियलिस्टिक होगी, और उसका रिजल्ट भी हमें कब मिलना है? फ्यूचर में मिलना। जो चीज, जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं या फ्यूचर में ही हम उसको इमेजिन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी हमें कब मिलेगा? फ्यूचर में ही मिलेगा, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज है, यदि वह तेज दौड़ेगा तो वो जीत जाएगा। ये सेंटेंस कोई पर्सन या स्पीकर तब बोलेगा जब उसे बिलीव हो, विश्वास हो कि वो तेज दौड़ सकता है, जब उसे 50 से 70%, 50 to 70% पॉसिबिलिटी लगे, जब उसे 50 to 70% पॉसिबिलिटी लगे कि हाँ वो तेज दौड़ सकता है, हाँ उसमें तेज दौड़ने की एबिलिटी है, उसमें तेज दौड़ने की क्षमता है, तो फिर ये रिजल्ट आना भी तय है। इसका मतलब जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसके लिए हम 100% सर्टेन है, तो इसमें 100% सर्टेनिटी है। कोई स्पीकर ये सेंटेंस तब कहेगा किसी पर्सन के बारे में जब उसे लगे कि जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो पॉसिबली ये काम कर सकता है। उसे लगता है, वो ये माने बैठा है कि हाँ ये तेज दौड़ लेगा और बिल्कुल ही ये तेज दौड़कर रेस को जीत लेगा। तो यदि उसे पॉसिबिलिटी लगती है 50 to 70% कि हाँ वो तेज दौड़ सकता है, वो दौड़ेगा, तो फिर डेफिनेट सी बात है रिजल्ट भी उसका 100% मिलेगा। तो इसका मतलब ओपन कंडीशनल्स या रियलिस्टिक कंडीशनल्स जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कंडीशनल पार्ट में 50 to 70% क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है उस कंडीशन के कंप्लीट होने की। और यदि कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी 50 to 70% है तो रिजल्ट तो हमें 100% ही मिलेगा, रिजल्ट तो हमें 100% ही मिलेगा। एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह है कि जब हम ओपन कंडीशनल्स को लिखते हैं तो हमने यहां पे यूज किया हुआ है कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट में भी हमने यूज किया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस यूज किया हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। दूसरी ओर हमने जब रिजल्ट लिखा है तो यहां पे हमने यूज किया हुआ है कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रियल में फ्यूचर इंडेफिनिट में से हमने यहां पे विल को यूज किया हुआ है, और विल जो है ये प्रेडिक्शन को शो करता है। प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। तो हमें जब पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है कि वो तेज दौड़ लेगा तो हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि वो दौड़ जीतेगा, वो रेस को जीत जाएगा। तो विल जो है वो मॉडल है किसका? प्रेडिक्शन का। और प्रेडिक्शन हम तभी करेंगे जब हम किसी बात को लेकर श्योर हों कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो है ही रन्स, इसका जो अंडरस्टूड मीनिंग हमें समझ में आया वो है ही कैन रन या ही मे रन। ही कैन रन और ही मे रन। वह तेज दौड़ सकता है, उसमें एबिलिटी है, हमें यह लगता है तो हम यूज करेंगे कैन, और हमें यह लगता है कि उसके दौड़ने की पॉसिबिलिटी है तो हम यूज करेंगे मे। तो यहां पे जो अंडरस्टूड मीनिंग आया वो क्या आया? मे रन। और विल जो है वो किसको एक्सप्रेस करता है? प्रेडिक्शन को। तो बात समझ में आई यहां तक कि ओपन कंडीशनल्स जो होते हैं वो ऐसे कंडीशनल्स होते हैं जिनके बारे में पॉसिबिलिटी है वो 50 to 70% रहती है, और उनमें जो रिजल्ट होता है वो 100% श्योर रहता है, सर्टेन रहता है। नंबर 2, ओपन कंडीशनल्स जो होते हैं उनमें कंडीशन जो एक्सप्रेस करते हैं उसका अंडरस्टूड मीनिंग होता है मे रन, कैन रन। ये तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, रन के अलावा कोई और वर्ब हो तो मे के साथ हम उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात हमें ये समझ में आई कि कंडीशनल्स
ओपन कंडीशनल्स में जो कंडीशन है उसको हम कौन से टेंस में लिखेंगे यूज करके, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जबकि जो रिजल्ट क्लोज है उसमें हम यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट इसलिए यूज करेंगे क्योंकि विल जो है वो किसका मॉडल होता है, प्रेडिक्शन का। और प्रेडिक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% श्योर हों या हमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब हम प्रेडिक्ट करेंगे चीज़ों को, इसलिए हम यूज करेंगे विल का। देखो चलो एक और सेंटेंस देखते हैं हम इसे समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं यहां पे। If he gets the first position, if he get the first position in this competition, he will give us a party or treat। मान लो ये कहा जाए कि यदि वह किसी कंपटीशन में, चाहे वो किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, उसमें यदि फर्स्ट प्राइज जीतेगा तो फिर वो हमें पार्टी देगा। तो कहने वाला ये माने बैठा है कि वो उसमें एबिलिटी है, उसमें काम करने की एबिलिटी है, वो डेफिनेटली क्या जीतेगा, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्राइज है वो जीतेगा। वो ये माने बैठा है, इसीलिए उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि जैसे ही वो जीतेगा वो हमें क्या देगा, पार्टी देगा। इसका मतलब है ये जो सिचुएशन है, ये कैसी सिचुएशन है, रियलिस्टिक सिचुएशन है, पॉसिबल है, ऐसा होगा। तो यहां पे जो अंडरस्टूड मीनिंग हमें समझ में आया वो है ही मे गेट द फर्स्ट पोजीशन। इसका मतलब है डेफिनेटली वो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर सकता है। और इसी के लिए हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि वो यदि जीतेगा तो हमें क्या देगा, पार्टी देगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो 50 से ऊपर है, 50 to 70% है। और यहाँ पे जो रिजल्ट है डेफिनेटली यदि ऐसा होता है तो रिजल्ट तो हमें 100% मिलेगा, वो हमें पार्टी देगा। ठीक है, यहां पर हमने कौन सा टेंस यूज किया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया हुआ है। और यहां पे हमने कौन सा टेंस यूज किया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट, या यूं कह दूं प्रेडिक्शन के लिए हमने विल यूज किया हुआ है। तो ये बात समझ में आई कि जो ओपन कंडीशन है उसे लिखने का तरीका ये है कि जो इफ क्लोज होता है उसमें तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट में भी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और जो मेन क्लोज हमारे पास है इफ क्लोज के अलावा, उसमें हम यूज कौन सा टेंस करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, अपने ओपन कंडीशन का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां से एक प्रश्न और उठता है, यहां से एक प्रश्न हम और उठाते हैं, और वो ये है कि क्या हम इस इफ के प्लेस पे दूसरे कंजंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इफ के प्लेस पे दूसरे कंजंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कौन से कंजंक्शंस हम यूज कर सकते हैं? क्या सारे कंजंक्शंस कंडीशन बताने के लिए ही यूज होते हैं? नहीं। तो आपको याद रखना है कि कंडीशन बताने के लिए केवल कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन ही यूज करते हैं, लेकिन बाकी के जो कंजंक्शंस हैं उनके साथ भी ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन एक सिचुएशन है, जब दो एक्शंस फ्रीक्वेंट हों, एक के बाद एक हों, एक काम पहले पूरा हुआ होते ही उसके बाद दूसरा काम हो गया, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन यदि होती है तो हम फर्स्ट जो काम होगा उसे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके लिखेंगे, और फ्यूचर जो होगा उसे हम यूज करके लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बात समझ में आई। यदि दो काम, दो फ्रीक्वेंट एक्शंस वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा एक्शन होता है, यदि ऐसा होता है
और उनमें कंडीशन के बारे में कोई बात नहीं है। टाइम की बात हो सकती है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि यदि मैं दिल्ली आऊँगा या जब मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टाइम की, कि जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो फिर मैं तुमसे जाकर मिलूँगा। तो यहाँ पे कंडीशन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम एक टाइम सिचुएशन दे रहे हैं, ठीक है, एक टाइम सिचुएशन दे रहे हैं, टाइम की कंडीशन रख रहे हैं कि हाँ जिस टाइम तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा उसके तुरंत बाद ही मैं तुमसे मिल लूँगा। तो ध्यान में रखना है कि इफ़ के प्लेस पे और कंजंक्शंस को भी हम यूज कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, लेकिन शर्त यह है कि वो सारे कंजंक्शंस कंडीशन को एक्सप्रेस नहीं करते। कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो उनमें से किसको एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, कौन कौन से कंजंक्शंस हैं ऐसे, जैसे मान लेते हैं इफ के स्थान पे लिख दिया अनलेस, इफ का नेगेटिव होता है अनलेस, इफ नॉट यदि नहीं। ऐसे ही कंजंक्शन है अंटिल, इसी तरह कंजंक्शन है एज सून एज, इसी तरह है आफ्टर, इसी तरह हम यूज कर सकते हैं बिफोर, इसी तरह हम यूज कर सकते हैं इन केस, इन केस, इसी तरह हम यूज कर सकते हैं, इन केस के बाद हम यूज कर सकते हैं सपोज। सपोज कंजंक्शन नहीं है, ये वर्ब है, लेकिन ये दैट के साथ जुड़कर कंजंक्शन जैसा सेंस देता है। सपोज ध्यान में रखना है, सपोज कोई कंजंक्शन नहीं है, सपोजिंग एक कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, सपोजिंग कंजंक्शन है। तो सपोजिंग, और ये नोटेबल पॉइंट रहेगा, सपोज कोई कंजंक्शन नहीं है फिर भी हम इसे यूज करते हैं, और जहां भी सपोज लिखा हो तो इसका मीनिंग ये समझे सपोज दैट है, इसका मीनिंग हम क्या समझे, सपोज दैट है। और सपोजिंग क्या हो गया, कंजंक्शन। तो सपोज भी यूज कर सकते हैं, इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, सपोज दैट, और सपोजिंग भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड एक कंजंक्शन है, प्रोवाइड एक वर्ब भी होती है और प्रोवाइडेड एक कंजंक्शन भी है। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं बट। ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो हम किसके प्लेस पर यूज कर सकते हैं, इफ के प्लेस पर, और स्ट्रक्चर यही रहता है। यानी कंडीशनल्स में इफ के प्लेस पर अदर जो कंजंक्शंस हैं ये, इन्हें भी हम यूज करके सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे आगे की बातचीत लेते हैं हम, तो एक बार मैं मिटा देता हूं फिर देखते हैं बातचीत, देखते हैं हम इन कंजंक्शन का यूज हम इस स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। जैसे मान लो इन्हीं को यूज करते हुए मैं तो सेंटेंस लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया अनलेस यू वर्क हार्ड you will fail in your business। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम अपने बिजनेस में फेल हो जाओगे। तो यहां पर मैंने कौन सा कंजंक्शन यूज किया हुआ है, अनलेस। ये अपना नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। इफ नॉट इसका मीनिंग है, तो ये कैसा मीनिंग कन्वे कर रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। अब इसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम बिजनेस करने में फेल हो जाओगे। तो ये जो रिजल्ट है सेंटेंस वाइज देखें तो कैसा है, पॉजिटिव। सेंटेंस जो है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो सेंटेंस वाइज तो ये पॉजिटिव है, लेकिन रियल में देखें तो मीनिंग कैसा कन्वे कर रहा है, ये नेगेटिव ही कर रहा है। वे असफल हो जाओगे, असफल का मतलब नेगेशन है, नेगेटिविटी है। तो बात ये चल रही थी कि इफ के प्लेस पर हम अदर जो कंजंक्शंस हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वही फॉलो करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया हुआ है हमने, प्रेजेंट
इंडेफिनिट यूज किया हुआ है और यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया हुआ है, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया हुआ है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये जो अनलेस है और एक और कंजंक्शन इनमें से वो है अनटिल। कौन कौन से कंजंक्शंस, अनलेस और अनटिल, ये दोनों कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं ये, नेगेटिव। और यदि ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं तो जिस सेंटेंस में या जिस सेंटेंस के पार्ट से पहले हम अनलेस या अनटिल का यूज कर लेते हैं वहां पे हमें इसका यूज नहीं करना, नॉट का यूज नहीं करना। कंपटीशन में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे आपको अनलेस भी दे दिया जाता है और साथ में सेंटेंस में नॉट भी दे दिया जाता है, तो हमें उस नॉट का यूज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी वो कैसा मीनिंग कन्वे कर रहा है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। देखो इसी क्वेश्चन को मान लो ऐसे लिखूं, यही एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से लिखूं, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, फिर आगे वही पार्ट लिख दिया मैंने, यू विल फेल इन योर बिजनेस। ठीक है, तो क्या ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि अनलेस हमें पता है कैसा मीनिंग कन्वे कर रहा है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है और नेगेटिव कर रहा है तो हमें नोट की जरूरत नहीं है। अच्छा, नोट जो है वो जनरली किसमें ऐड करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब में, तो हमें न तो यहाँ पे नोट की आवश्यकता है और यदि नोट की नीड नहीं है तो डू की भी नीड हमें नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जनरल सेंटेंसेस, उनमें हम डू या डज का यूज एफर्मेटिव में नहीं करते। हाँ, सेंटेंस इंफेटिक हो तब हम डू या डज का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं और ये जहां आ जाते हैं उस पार्ट में हमें नोट का यूज नहीं करना है। तो ये डोंट है, ये हमें यहां लिखने के लिए नहीं। एक बात तो ये ध्यान में आए। दूसरा, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। इन केस इट रेन्स, टेक एन अम्ब्रेला। मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, इन केस इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला। अब क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्योंकि यहां पे हम स्ट्रक्चर को फॉलो करने की बात करें। अब हम ये तो जानते हैं कि इफ के प्लेस पे हम कौन से कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं, इन केस को यूज कर सकते हैं, पहली बात किया हुआ है। दूसरी बात है, ये फॉलो करेंगे तो स्ट्रक्चर वही कंडीशनल्स का ही रहेगा। तो कंडीशनल्स के स्ट्रक्चर में देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है और इधर बात करें तो इधर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो क्या हम कंडीशनल्स में जो मेन क्लोज होता है, रिजल्ट क्लोज होता है, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं? इसको लेकर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी सेंटेंस अपना कैसा है, करेक्ट है। और यहाँ पे जो अंडरस्टूड मीनिंग है वो हम यही समझे कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट भी है और फ्यूचर इंडेफिनिट में से विल या शैल भी यहाँ पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज भी रिजल्ट क्लोज में कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इफ इट रेन्स यू विल टेक एन अम्ब्रेला। यदि बारिश हो तो तुम छाता ले लेना। ओके, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला। तो कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सभी जानते होंगे, जो ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए सेंटेंसेस यूज होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या लेट, लेट्स, डोंट, प्लीज, काइंडली, नेवर, इस टाइप के वर्ड्स से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव। तो एक और बात निकल कर आई कि कंडीशनल क्लोज यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं तो रिजल्ट क्लोज में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात?
अच्छा, अब एक और बात निकल कर आती है कि क्या इस कंडीशनल क्लोज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया जाता है, और क्या इस रीजन क्लोज में हमेशा विल और शैल यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वही यूज होगा? नहीं, इनके प्लेस पे हम विल और शैल के प्लेस पे हम मॉडल्स को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन। सेंटेंस का जिस टाइप का कॉन्टेक्स्ट है, सिचुएशन है, उसी टाइप से हम विल या शैल के प्लेस पे और वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं विल या शैल के प्लेस पे? तो हम विल या शैल के प्लेस पे मे का यूज कर सकते हैं, कैन का भी यूज कर सकते हैं। यदि हमारा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट हमें परमिशन देता है तो हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि विल और शैल के प्लेस पे हम मे, कैन, शुड, मस्ट इनका भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात है, क्या हमेशा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा? नहीं, यहाँ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना भी कंपल्सरी नहीं है। यहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लिखा जा सकता है। कौन सा टेंस लिखा जा सकता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लिखा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें इनका, इफ यू आर waiting for the bus, you should better take a cab या टैक्सी तुम्हें यहाँ पर इजी रहेगा। चलिए, ये सेंटेंस है कि यदि तुम बस का इंतजार कर ही रहे हो तो हम अगले को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम क्या ले लो, टैक्सी ले लो। यदि तुम बस का इंतजार कर ही रहे हो तो बेटर है तुम्हारे लिए कि तुम क्या ले लो, टैक्सी ले लो, कैब कर लो, उससे चले जाओ। तो यहाँ पे हम अगले को क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, जनरल एडवाइस दे रहे हैं। जनरली जो बस का वेट कर रहा होता है उसे एडवाइस दे सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पर क्या दी है? एडवाइस दी है, सजेस्ट किया है। तो जनरल जो एडवाइस और सजेशन होता है उनको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं? हम शुड यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोहिबिशन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? मस्ट मॉडल यूज करेंगे। यदि हमें लगता है कि परमिशन की बात कहीं पे हो रही है, वो भी इन्फॉर्म ऑफ परमिशन, तो कैन यूज करेंगे, या पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन आ सकता है। प्रोबेबिलिटी जहां भी होगी वहां पे हम मे का यूज करेंगे, और जनरली प्रेडिक्शन के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। जैसे एक और सेंटेंस, इफ यू डोंट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, ठीक है। यहां की बात करें तो यहां वही जो स्ट्रक्चर हमने फॉलो कर रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इधर बात करें तो हमने विल और शैल के प्लेस पे कौन सा मॉडल यूज किया हुआ? इसका मस्ट, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रोहिबिशन की। भाई यदि तुम उसे जानते ही नहीं हो तो फिर तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रोहिबिशन की हो रही, मनाही की बात हो रही, इसलिए कौन सा मॉडल आ गया? मस्ट आ गया। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल के प्लेस पे कैन, मे, शुड और मस्ट का यूज किया जा सकता है। वहीं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी प्लेस पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज भी किया जा सकता है। ये हो गया अपना ओपन कंडीशनल्स का काम कंप्लीट। तो यहां तक सारी बातें समझ में आई। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बात रट के चलते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा और इधर विल शैल ही आएगा।
लेकिन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देके या प्रेजेंट परफेक्ट देके, और यहाँ पे मे, कैन, शुड, मस्ट में से किसी का यूज कर दिया जाता है, और हमें लगता है कि वो सेंटेंस गलत है। दूसरी चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है यहाँ से, वो मैंने आपको बताई कि अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, और अनलेस या अनटिल वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, उसमें कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। और ये जिस सेंटेंस में आ जाते हैं, जिस पार्ट में आ जाते हैं, वो सेंटेंस या वो पार्ट कैसा मीनिंग कन्वे करेगा? नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा। ठीक है। तीसरी बात हमने ये समझ ली थी, जो पहले बता दी थी मैंने आपको, कि इफ के प्लेस पे हम और कंजंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे कंजंक्शंस कंडीशन को एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है। जैसे until, unless, as soon as, after, before, in case, suppose, supposing, provided और but। अब यहां पे दो बातें ध्यान में रखनी थी कि सपोज कोई कंजंक्शन नहीं है, ये वर्ब है, लेकिन जब ये सपोज कहीं पे लिखा हो और ये कंजंक्शन की तरह काम करे, तो ये मानिए इसका अंडरस्टूड मीनिंग है सपोज दैट, यानी रियल कंजंक्शन कौन है? सपोज के साथ लगा हुआ दैट, और सपोजिंग अपने आप में कंजंक्शन होता है। सपोजिंग इफ की तरह ही यूज होता है। ठीक है। तो सपोजिंग या इफ में से आपको कोई दो में से एक दे दे चूज करना हो, तो सपोजिंग भी कर सकते हैं और इफ भी कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों सेम मीनिंग करते हैं। ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई। स्ट्रक्चर सबको ध्यान में रखना है, जो जनरल स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो ये है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में टेंस की जगह पर ये टेंसेस भी यूज कर सकते हैं, और इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट जो विल और शेल हैं, उनके प्लेस पे हम इन मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात कंप्लीट हुई अपने ओपन कंडीशनल्स, या फिर हम वो बोलते हैं रियलिस्टिक कंडीशनल्स के बारे में। अब अगले सेशन में हम लेंगे सेकंड कंडीशनल्स, जो है इमेजिनरी और अनरियलिस्टिक कंडीशनल्स। तब तक के लिए सीखते रहिए, जुड़े रहिए।